सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। विद्यार्थियों, आजकल हम लोग हमारा जो दूसरा पाठ है उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने गाउस के नियम के जो 6 अनुप्रयोग हैं, जिनमें से प्रतिवर्ष 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है परीक्षा में, आपको याद दिलाने के लिए बता दूं मैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात पढ़ी थी अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान आया था विद्यार्थियों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, जहाँ पर लैम्डा का मतलब होता है एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। इसके बाद में दूसरा आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था अनंत आकार की अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ तक आप लोगों को मैंने समझाया था, इसका मान आया था E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा का मतलब है एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। ये जो परत वाली बात हमने पढ़ी थी, उस समय हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि परत के लिए अब जो हमारा अभिष्ट बिंदु है, उस अभिष्ट बिंदु की परत से लंबवत दूरी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, तीव्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तीसरे आर्टिकल की बात की थी हमने, तीसरे आर्टिकल में क्या था हमारा, अनंत आकार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान आया था हमारा E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद में चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों आर्टिकल विद्यार्थियों हमारे गोले से संबंधित थे। जब हम लोगों ने बात की थी समरूप आवेशित गोलीय कोश, जिसको हम बोलते हैं खोखला गोला, इस खोखले गोले का और समरूप आवेशित चालक गोले, इन दोनों का जो हमारा रिजल्ट था वो एक ही आया था। बाहर तो मान आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे r स्क्वायर। सतह की जब बात आई थी तो सतह पर आ गया था मान मैक्सिमम, और अंदर की जब बात आई थी तब ये आया था E इनसाइड बराबर 0। यही बात खोखले गोले के लिए थी, यही बात चालक गोले के लिए थी। इसके बाद में अंत में हम लोगों ने बात पढ़ी थी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण से तीव्रता। तो उसमें बाहर रिजल्ट वही आया था, सतह पर रिजल्ट वही आया था, मैक्सिमम आया था। और उसके बाद में जब अंदर की बात की थी, उस समय विद्यार्थियों हमारा रिजल्ट आया था E प्रोपोर्शनल टू R। तो ये जो 6 अनुप्रयोग है, ये 6 अनुप्रयोग आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से एक प्रतिवर्ष 4 नंबर के बड़े प्रश्न में आता है। अब हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये टॉपिक भी अनेकों बार 4 नंबर के प्रश्न के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शा चुका है। हेडिंग है आवेशित गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर बल। परीक्षा में कई बार इसको विद्युत दाब के नाम से भी पूछा जाता है। आप लोग समझने का प्रयास करना। ये आपके पास में बच्चों चालक गोला है। कैसा चालक गोला है? इसको आवेशित कर रखा है। हम सबको ज्ञान है, जब भी किसी चालक को आवेशित करते हैं या आवेश दिया जाता है, तो दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जब हम बात करते हैं अचालक की, अचालक के लिए हम सबको ध्यान है, दिया गया संपूर्ण आवेश उसके अंदर ही वितरित हो जाता है। तो ये कैसा है भाई? आवेशित गोलीय चालक। चालक गोला होने से दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो गया है। अब हमारा आज का जो उद्देश्य है वो यह है आवेशित गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर बल। सारे बच्चे ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बता दूंगा नोट्स में कैसे उतारना है। ये हमारा जो आवेशित गोलीय चालक है, इस आवेशित गोलीय चालक को हम लोगों ने अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। जैसे मान लीजिए ये कोई अल्पांश है, एक अल्पांश ये ले लिया, एक अल्पांश ये ले लिया, एक अल्पांश ये ले लिया। इस प्रकार से बच्चों इस संपूर्ण आवेशित गोलीय चालक को हम लोगों ने छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया। आपके सामने स्थिति है, इस अल्पांश की बात करें कैसा आवेश? धनावेश। इस अल्पांश की बात करें धनावेश। इस अल्पांश की बात करें धनावेश। तो यहाँ पर इस गोलीय चालक पर जितने भी अल्पांश है, उन सब पर विद्यार्थियों
एक समान प्रकृति का आवेश है। एक समान प्रकृति का आवेश होने से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब प्रतिकर्षण के कारण संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर एक बल लगेगा। यहां पर जितने भी अल्पांश हैं उन सभी अल्पांशों पर समान प्रकृति का आवेश है, इस कारण से प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण के कारण से संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर एक बल लगेगा। उस बल की हम लोग गणना करना चाह रहे हैं। सारे बच्चे अब नोट करना शुरू कर दीजिए। कैसे नोट करेंगे, आप लोग नोट कीजिए। आप लोग लिखेंगे चित्र की भांति एक गोलीय चालक जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है, चालक होने से दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। फिर नोट कीजिए, इस आवेशित गोलीय चालक को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक अल्पांश पर समान प्रकृति का आवेश होने के कारण से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण के कारण संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसकी हम गणना शुरू कर रहे हैं। तो आपको कहां तक लिखना है, एक बाहर की ओर एक बल लगता है। अब सारे बच्चे ध्यान देना। विद्यार्थियों, हमने ये एक अल्पांश ले लिया, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने, कोई भी नाम दे दिया, M1 M2 दे दिया। ये M1 M2 क्या हो गया भाई, एक अल्पांश हो गया। अब यदि इस अल्पांश पर आप ध्यान दें तो ये अल्पांश अपने आप में क्या हो गया भाई, ये अपने आप में विद्यार्थियों चालक प्लेट का एक भाग हो गया। यदि आपको याद हो तो ये अपने आप में क्या हो गया, चालक प्लेट का एक भाग हो गया। अब इस अल्पांश के कारण मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को अब यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इन अनुप्रयोगों में सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो ये कोई पॉइंट है, वहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी जब हमने पहले पढ़ा था। तो तीव्रता ज्ञात करने का तरीका क्या है, हमें गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना पड़ता है। यदि आप लोगों को याद है जब हमने चालक प्लेट की बात की थी, विद्यार्थियों ध्यान देना मेरी बात पर सारे बच्चे, ये चालक प्लेट थी। चालक प्लेट के लिए जब हमने तीव्रता ज्ञात की थी उस समय हम लोगों ने क्या किया था भाई, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया था। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर लिख देंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे कि हम लोग ऐसा पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ पर आपने बना लिया है, ये कोई बिंदु P है जहां पर आप तीव्रता की गणना करना चाह रहे हैं। तब आप लोग नोट्स में कैसे नोट करेंगे, आप लोग लिखेंगे इस गोलीय चालक के एक अल्पांश M1 M2 पर विचार करते हैं। इस अल्पांश के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता हेतु चित्र की भांति बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। फिर आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, हम जानते हैं इस अल्पांश के कारण इससे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान, चूंकि बिंदु P है तो तीव्रता को हम लिख देंगे EP। तीव्रता का मान बच्चों यदि आपको याद है, अभी मैंने कुछ क्षण पहले बताया भी है कि जब चालक प्लेट की हमने बात की थी उस समय मान कितना आया था, E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट। तो हम लोग लिख देंगे EP बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग सारे बच्चे ध्यान देना, लिखते समय बहुत ही सावधानी से नोट करना है। आप लोग लिखेंगे, दोबारा से ध्यान दे लेना, गोलीय चालक के किसी अल्पांश M1 M2 पर विचार करते हैं। इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं। हम जानते का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने जो कुछ पूर्व में पढ़ा है उसके आधार पर हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं EP बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट, जहां सिग्मा बराबर, सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा नोट कर लीजिए, जहां सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्लियर हो रही बात।
अब ये ईपी का मान आप लोगों ने लिख दिया, जो कुछ हमने पहले में पढ़ा था उसके आधार पर लिख दिया है। अब विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान है कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण क्या है? आवेश की उपस्थिति। आवेश चाहे एक हो चाहे अनेक हो। आप लोग देख रहे हैं ये जो m1 m2 अल्पांश है, यहाँ पर भी आवेश है, आगे वाला अल्पांश है, यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है, यानी इस चालक के जितने भी अल्पांश हैं वहाँ पर सब जगह क्या है? आवेश है। इसका मतलब इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हम लोग दो भागों से मिलकर बनी हुई मान सकते हैं। दो भाग कौन कौन से? नंबर एक तो यह हमारा जो गाउसीय पृष्ठ है ना भाई, ये गाउसीय पृष्ठ, इस गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण से, ये गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ में जो आवेश है उसके कारण से, उसको तो हमने कह दिया E1। अब इस गाउसीय पृष्ठ को छोड़कर जो शेष पृष्ठ है, उस शेष पृष्ठ में जो आवेश है उसके कारण से बिंदु P पर तीव्रता है, उसको हमने क्या मान लिया भाई? E2। इसका मतलब EP का मान किसके बराबर हो गया? EP का मान हो गया बच्चों E1 और E2 के जोड़ के बराबर। नोट कीजिए, लिखो आप, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP को दो भागों से निर्मित माना जा सकता है। नंबर एक, गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण E1, गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण E1। नंबर दो, गाउसीय पृष्ठ के अतिरिक्त अन्य पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, वो हो गया E2। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं और EP बराबर E1 प्लस E2, EP बराबर E1 प्लस E2, और मान कितना है भाई? ये सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात सबके समझ में आ रही है? आप दोबारा ध्यान देना। आप कहेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो भागों से मिलकर माना जा सकता है। नंबर एक, गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण E1। नंबर दो, गाउसीय पृष्ठ के अतिरिक्त पृष्ठ पर आवेश के कारण से, इसको आपने मान लिया E2। अब विद्यार्थियों, आपकी जानकारी है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपने आप में कैसी राशि होती है भाई? सदिश राशि होती है। और इसकी जो दिशा होती है आप सबको ज्ञान है, अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो गाउसीय पृष्ठ में जो आवेश है उसके कारण से तीव्रता की दिशा अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये हो गई है बच्चों E1 की डायरेक्शन। और गाउसीय पृष्ठ के अतिरिक्त पृष्ठ के कारण से, तो यहाँ पर जैसे ये पृष्ठ है, तीव्रता डायरेक्शन ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये कहने का मतलब जो E2 है उसकी डायरेक्शन भी किधर हो गई है? बाहर की ओर। तो इस EP को आपने निम्न दो भागों से मिलकर बांधा है और E1 और E2 डायरेक्शन हो गई है बाहर की ओर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? EP बराबर आ गया E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब क्या करते हैं? अब हम लोग विद्यार्थियों, ये जो हमारा अल्पांश है, इस अल्पांश से बिंदु P पर तीव्रता का मान तो लिख दिया। अब यहाँ पर बिंदु P के सममित एक अन्य बिंदु पर विचार करते हैं। इस बिंदु को हमने मान लिया है Q बिंदु मान लिया है। तो नोट्स में कैसे लिखेंगे आप लोग? बिंदु P के सममित एक अन्य बिंदु Q पर विचार करते हैं। अब इस बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें भी किसका योगदान रहेगा? आवेश का। आवेश कहाँ कहाँ है? एक तो हमारा ये जो गाउसीय पृष्ठ है उसमें आवेश है, एक आवेश कहाँ पर है? गाउसीय पृष्ठ को छोड़कर अन्य जो पृष्ठ है वहाँ पर आवेश है। तो बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर भी बच्चों किसका योगदान रहेगा? एक E1 का और एक E2 का। तो कैसे नोट करेंगे? नोट कीजिए, P के सममित, बिंदु P के सममित एक अन्य बिंदु Q पर विचार करते हैं। बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र है उसमें भी गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश और अन्य पृष्ठ में जो आवेश है उन दोनों का योगदान रहेगा। ये बात आप न लिखते हो तो भी चलेगा, आप केवल इतना लिख दीजिए, बिंदु P के सममित बिंदु Q पर विचार करते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो बिंदु Q है, इस Q पर गाउसीय पृष्ठ में जो आवेश है उसके कारण से जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी E1 की डायरेक्शन तो हो गई है बच्चों पहले वाले डायरेक्शन के विपरीत।
अब E2 है, E2 क्या है, शेष पृष्ठ के कारण से। अब हमारा ये जो शेष पृष्ठ है, देखो ये वाला शेष पृष्ठ, डायरेक्शन किधर हो रही है भाई। अब चूंकि आप लोग जिसकी बात कर रहे हैं आर्टिकल की, वो आर्टिकल 2D नहीं है, वो आर्टिकल 3D है। गोला अपने आप में कैसी संरचना होती है, 3D होती है। तो शेष पृष्ठ के कारण से जो आवेश ये जो है हमारा, इसके कारण से जो तीव्रता होगी E2, उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी भाई, बाहर की ओर। तो आप लोग लिख देंगे यहां पर E2 डायरेक्शन ये हो गई है। अब आप नोट्स में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। आप कहेंगे P के सम्मित अन्य बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E1 की दिशा तो विपरीत हो जाती है, परंतु E2 की दिशा अपरिवर्तित रहती है। ये समझ में तो आगे बात क्यों रहती है, क्योंकि E2 किसके कारण से है, गाउसीय पृष्ठ को छोड़कर शेष पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण से तीव्रता। तो E1 की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो आप कह सकते हैं अतः EQ बराबर क्या लिखूं भाई, बताना। E2 की डायरेक्शन तो बाहर की ओर और E1 की होगी विपरीत। तो यदि आप E1 को पॉजिटिव मानते हैं, E2 नेगेटिव, E2 को पॉजिटिव मानते हैं तो E1 नेगेटिव। तो ये E1 पहले की तुलना में विपरीत हो गई है, तो इसको आप ले लीजिए नेगेटिव। ये आ गया EQ बराबर -E1 + E2। ये समीकरण नंबर आ गई है विद्यार्थियों 3 नंबर। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, बिंदु Q कहां पर है भाई, चालक गोले के भीतर। आप सब लोगों को ज्ञान है चालक को दिया गया आवेश कहां पर वितरित होता है, बाह्य पृष्ठ पर। तो अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो गया, 0। तो जिस Q की हम बात कर रहे हैं वहां पर EQ बराबर क्या हो जाएगा, 0। नोट करते जाइए मेरे साथ में। आप लिखेंगे बिंदु Q चालक गोले के भीतर है, अतः यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, अर्थात EQ बराबर 0। EQ बराबर जब 0 आ गया तो समीकरण 3 से क्या स्पष्ट होगी बात, 0 बराबर -E1 + E2। पक्षांतरण कर दिया तो यह आ जाएगा, E1 इधर आ गया, यह आ गया विद्यार्थियों E1 बराबर E2। हमारे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ गया है कि गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर गाउसीय पृष्ठ को छोड़कर शेष पृष्ठ के कारण से तीव्रता, दोनों क्या है, ये बराबर है। तो यदि आप E1 बराबर E2 का प्रयोग कहाँ करते हैं, समीकरण नंबर 2 में, तो आपके पास निष्कर्ष क्या आएगा, नोट कीजिए। समीकरण 4 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 4 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर यह वैल्यू आ जाएगी EP बराबर, बोलो क्या लिखूं भाई, E1 और E2 बराबर है, तो या तो आ गया E1 + E1 2E1, या आ गया E2 + E2 क्या आ गया भाई, 2E2। तो ये EP बराबर आ गया बच्चों 2E1, या आ गया 2E2। है किसके बराबर भाई, ये बराबर है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसको आगे और सोल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, यदि आप लोग E1 या E2 का मान निकालते हैं तो यह आ जाएगा, और E1 बराबर E2 बराबर कितना आ गया भाई, ये 2 चला जाएगा बट्टे में, तो यह आ जाएगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर आ गई है 5 नंबर। E1 बराबर E2 बराबर क्या आ गया, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हमारा जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, आवेशित गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। हमने बात पढ़ी है कि इस गाउसीय पृष्ठ में स्थित आवेश जो है, इसके अलावा जितने भी हमारे अल्पांश है उन सब पर समान प्रकृति का आवेश है। तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित के कारण से संपूर्ण पृष्ठ पर बल लगेगा बाहर की ओर। तो बाहर की ओर जो तीव्रता है वो कौन सी है भाई, E2 शेष पृष्ठ वाली। तो हम लोग यहाँ पर अब तीव्रता में, हालांकि E1 E2 में कोई भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग हमारा कोई भी कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं रहे, इसलिए हम E1 की बजाय यहाँ पर किसको काम में लेंगे, E2 को काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं पुनः हमारे इस अल्पांश पर। कौन सा अल्पांश है हमारा, M1 M2। किसका पार्ट है, इस हमारे गोलीय चालक का। हमने यहाँ पर यह मान लिया है जो हमारा चालक गोला है उसका क्षेत्रफल कितना है भाई, S है। M1 M2 इसका एक अल्पांश है, तो अल्पांश का क्षेत्रफल क्या ले लिया भाई हमने, S की बजाय क्या ले लिया, DS।
नोट कीजिए, अल्पांश m1 m2 का क्षेत्रफल माना ds है। अब सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या बात मानी है शुरुआत में कि यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है भाई, सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा, और हमारा जो क्षेत्रफल है अल्पांश वाला उसका मान कितना है भाई, ds। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा, इसका मतलब क्षेत्रफल ds है, उससे परिबद्ध आवेश क्या कर दोगे आप लोग, सिग्मा को गुणा कर देना, क्या आ जाएगा, सिग्मा ds। नोट कीजिए, अल्पांश m1 m2 के क्षेत्रफल ds से परिबद्ध आवेश बराबर, बोलो क्या आ जाएगा भाई, क्या लिखना है, सिग्मा इंटू ds। क्यों लिखा ये, सिग्मा का मतलब क्या है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, और हमारे पास जो अल्पांश है उसका क्षेत्रफल ds, तो क्षेत्रफल आ गया सिग्मा ds। इसको समीकरण नंबर 6 दे दी हमने। ये क्या आ गया भाई, अल्पांश के क्षेत्रफल से परिबद्ध आवेश, अल्पांश के क्षेत्रफल से परिबद्ध आवेश। हमें हमारा ऑब्जेक्ट ध्यान में है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें बल की गणना करनी है। विद्यार्थियों, यह जो हमारा अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल ds है, अब यदि आपको याद है तो हम लोगों ने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था उस समय आया था बच्चों E बराबर F/Q0, यानी जब बल का मान निकालेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q0 को आप E से गुणा कर देंगे। आवेश को किससे गुणा कर दोगे, तीव्रता से। हमारे पास आवेश कितना है इस समय, सिग्मा ds। तीव्रता कौन सी लेंगे, चाहो तो E1 ले लो, चाहो तो E2 ले लो, लेकिन आप चूंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर गाउस पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ की तुलना में छोटा है, नगण्य है, तो हम लोग E1 की बजाय किसकी बात करेंगे, E2 की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए, ये तो आ गया है आवेश की मात्रा। अब हम चाहते हैं इस पर लगने वाला बल। नोट करो बच्चों, आप लोग लिखेंगे इस अल्पांश पर लगने वाला बल। अल्पांश पर लगने वाले बल का मतलब क्या हो गया, अल्पांश से परिबद्ध आवेश पर लगने वाला बल। तो आप यूं नोट कर लीजिए, अल्पांश से परिबद्ध आवेश पर लगने वाला बल, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर आपके सामने है आवेश इंटू तीव्रता। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तब तो F आ जाता है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल अल्पांश की, तो बल आ जाएगा F की जगह क्या लिख दूं भाई, dF। dF बराबर क्या आ जाएगा, आवेश इंटू तीव्रता। आवेश की जगह कितना लिखूं, सिग्मा ds, और तीव्रता की जगह क्या लिख दूं भाई, बाकी पृष्ठ वाली बात, कितना है ये, E2। E2 का मान कहां से आ गया, समीकरण 5 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और dF बराबर सिग्मा ds इंटू E2 का मान है बच्चों सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा, और dF बराबर सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या है ये ds। आप लोग चाहो तो इस ds को ले लीजिए नीचे इधर बाईं साइड में, dF बट्टे ds बराबर आ गया है सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, हम लोग आप लोगों को 9वीं कक्षा की जब विज्ञान पढ़ाते हैं तब आपको क्या बात सिखाते हैं, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। देखो लगभग वही स्थिति आ रही है, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो dF बट्टे ds क्या आ गया, ये अपने आप में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं समीकरण 6 आवेशित गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल अर्थात विद्युत दाब को प्रदर्शित करता है। ये आपका 4 नंबर का जो आर्टिकल है वो कंप्लीट होता है। कई बार क्या होता है, आप लोगों से ये पूछ लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ पर बल का मान बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पास समीकरण 6 से ये पहले वाला पद है ना, देखो एक बार ध्यान देना, यही तो पद है, ये आ गया है dF बराबर सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट ds। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, समाकलित, तो ये आ गया इंटीग्रेशन dF बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। बाएं पक्ष में क्या आ गया भाई, 1 dF का समाकलन क्या हो गया, F, तो ये आ गया F बराबर।
अब यहाँ पर चूंकि आप संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बंद पृष्ठ का निशान दिखा दीजिए। F बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये विद्यार्थियों हमारा आवेशित गोलीय चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आ गया। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या होता है, आवेशित गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल अर्थात विद्युत दाब की गणना करो। तब बच्चों आपको ध्यान में रखना है कितना मान आया है हमारा, सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात। ये हमारा एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म होता है। अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक जो अपने आप में परीक्षा में यदि आता है तो एक ही नंबर का प्रश्न आता है, इससे ऊपर नहीं बनता है। और बता दूं आप लोगों को, जब से ये टॉपिक जुड़ा है अब तक एक बार भी नहीं आया है। तो हो सकता है 2021 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ये टॉपिक आपको एक नंबर दिलवा दे। हेडिंग डालिए, आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन की शर्त। आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन की शर्त। आप साइंस वाले बच्चों को हम लोग क्यों कहते हैं कि आप रेगुलर आइए, क्योंकि साइंस में प्रत्येक आगे वाला टॉपिक प्रत्येक पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड होता है। कक्षा 11 में बच्चों यदि आपको ध्यान है तो हम लोगों ने जब एक हमारा चैप्टर था महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जब टॉपिक पढ़ा था उस समय मैंने आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया था, साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब आधिक्य। उसमें एक द्रव की बूंद का भी था और एक साबुन के बुलबुले का भी था। जैसे हम लोग अभी फिलहाल साबुन के बुलबुले की बात करें, ये एक साबुन का एक बुलबुला है, इसकी त्रिज्या है विद्यार्थियों मान लीजिए स्मॉल r, और जो घोल है साबुन का घोल द्रव तो अपने आप में, उसका पृष्ठ तनाव कितना है T। तो आप लोगों को यदि याद है तो आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है। बाकी एक नंबर के प्रश्न में आप लोगों को सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे। हम जानते हैं अनावेशित साबुन के बुलबुले के भीतर हवा का दाब आधिक्य, तो ये कितना था भाई, P एक्सेस। किसके लिए भाई, अनावेशित साबुन के बुलबुले के लिए। अनावेशित साबुन के बुलबुले के अंदर की हवा का दाब आधिक्य। EX का मतलब क्या है, एक्सेस। कितना मान आया था, ये आया था कक्षा 11 में पढ़ा था हमने, 4T/R, समीकरण नंबर 1। और अभी हमने 1 मिनट पहले जो टॉपिक हमारा खत्म किया है, देखो ये तो है स्थिति हमारे पास में, ये हमारा गोलीय चालक था। तो ये क्या बन गया अपने आप में, एक आवेशित बुलबुला बन गया। और आवेशित बुलबुले के लिए हम लोगों ने जो बाहर की ओर दाब आधिक्य है इसका मान कितना आया था भाई, अभी P बराबर सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको सीधा लिख देंगे। इसी तरह है हम यह भी जानते हैं आवेशित साबुन के बुलबुले की हवा का बाहर की ओर दाब आधिक्य, तो ये आ जाएगा आवेशित लिख देंगे यहाँ पर, तो आवेशित, और यह आ गया P एक्सेस बराबर सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। ये तो है बच्चों अंदर की हवा का दाब आधिक्य, और यहाँ पर हमने जो अभी दाब की गणना की है वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तो यदि आपसे कोई कहे कि हमें आवेशित साबुन के बुलबुले के अंदर की हवा का दाब आधिक्य बताइए, तो अनावेशित के लिए कितना होता है, अंदर के लिए इतना, और आवेशित के लिए कितना आया, इतना। तो अब आप क्या कर देंगे, अंदर के लिए ले लेंगे बच्चों माइनस, और इसके लिए ले लेंगे प्लस, या इसके लिए प्लस उसके लिए माइनस। नोट कीजिए, अतः है आवेशित साबुन के बुलबुले के अंदर की हवा का दाब आधिक्य। अतः है आवेशित साबुन के बुलबुले के अंदर की हवा का दाब आधिक्य। यह आ जाएगा बच्चों P एक्सेस बराबर, बोलो क्या लिखूं भाई, अनावेशित के लिए कितना होता है अंदर की ओर, 40/R। ये जो मान है वो बाहर के लिए है, तो एक की दिशा बाहर की ओर, एक की दिशा अंदर की ओर, तो ये आ गया माइनस P एक्सेस बराबर -40/R प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बच्चों समीकरण नंबर दे दी हमने 3। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग केमिस्ट्री में ये बात बारंबार पढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब की बात आती है। हम यदि यहाँ पर ये बात करें कि हमारे पास जो आवेशित साबुन का बुलबुला है उसके अंदर की हवा का जो दाब है वह किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ध्यान देना मेरी बात पर,
यदि हमारा जो साबुन का बुलबुला है उसके अंदर की हवा का दाब किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसका मतलब उस कंडीशन में एक्सेस वाली बात तो खत्म हो गई। तो आप लोग नोट करेंगे, यदि आवेशित साबुन के बुलबुले के अंदर की हवा का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो इस अवस्था में P एक्सिस इज इक्वल टू 0, P एक्सिस बराबर 0। तो यदि P एक्सिस बराबर 0 का प्रयोग कहां पर कर दें, समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 की लेफ्ट साइड क्या बन गई विद्यार्थियों, 0। 0 बराबर -4T बट्टा आर प्लस सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नोट। अब क्या करेंगे, इस माइनस वाले निशान को इधर ले लेंगे तो यह बन जाएगा और 4T अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बट्टे 2 एप्सिलॉन नोट। यह कहलाती है आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन की शर्त। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा में बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आए ना, आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन की शर्त लिखो, तो आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप लोगों को डायरेक्ट ये मान लिख देना है। परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आए, आवेशित साबुन के बुलबुले हेतु संतुलन की शर्त प्राप्त कीजिए, तब आपको ये 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं मैं ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को लिखवा दूंगा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, ऐसी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।